बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो हैं वो कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। मैं आज आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। पहले तो अब बधाई किस बात की थोड़ा सुन लीजिएगा आप लोग कि आज हम लोग अर्थशास्त्र पूरी कर देंगे, क्योंकि आज हम जो है अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम होने वाला है हम लोगों का खुली अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन। क्या होने वाला है? खुली अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन। ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो होने वाला है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया है हम लोगों को। ये इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संतुलन व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। संतुलन व्यापार शेष का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात बराबर हो। जितनी वस्तुएं भेजी जाए उतनी मात्रा में वस्तु वापस आनी भी चाहिए, और जितनी मात्रा में वस्तु आ रही है उतनी ही मात्रा में वस्तु बेची किसी अन्य देश को बेचें या भेजी जानी चाहिए। ठीक है, सूत्र के रूप में संतुलित व्यापार शेष वस्तुओं का निर्यात वस्तु का आयात बराबर 0। मतलब वस्तु की जो देखो क्या है, क्या बोल रहा है कि शेष वस्तु का निर्यात, मतलब जितनी वस्तु हम लोग निर्यात कर रहे हैं भेज रहे हैं उसके बदले में जो आयात करने वाली वस्तु की जो है वो तुलना बराबर 0 होनी चाहिए। अब देखिए चालू संतुलन क्या होता है। चालू संतुलन का अर्थ होता है कि देश में वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात तथा हस्तांतरण प्राप्तियों का योग वस्तुओं के आयात, सेवाओं के आयात तथा हस्तांतरण भुगतान के योग के बराबर हो। सूत्र के रूप में चालू खाता संतुलन खाता बराबर वस्तुओं का निर्यात प्लस सेवाओं का निर्यात प्लस हस्तांतरण प्राप्तियाँ वस्तु का आयात। सेवाओं का आयात क्या बोल रहा है? हस्तांतरण बराबर 0। ठीक है, समझ दिया। देखिए इजी चीज़ें। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग? हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन देन क्या है? अदायगी संतुलन में इनके महत्व को लिखिए, बताइए, है ना, वर्णन कीजिए। तो देखिए आधिकारिक आरक्षित लेन देन क्या बोल रहा है। देखिए ये हमको कह रहा है कि आधिकारिक आरक्षित संतुलन लेन देन से अभिप्राय है सरकारी कोषों में उपलब्ध सोने के कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष में कमी और वृद्धि से है। इसका प्रयोग अदायगी संतुलन के अधिक के और घाटे को ठीक करने के लिए किया जाता है। घाटे की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को बेचकर तथा अपने प्रदेश के विदेशी विनिमय को कम करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में कमी को कुल अदायगी घाटा संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत अधिक की दशा में विदेशी विनिमय ब्याज में बाजार में करेंसी को खरीदकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को बढ़ा करके कोई देश अधिक आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। मतलब सीधी सी बात, मेरी बात समझिएगा आप लोग, कि हमारे देश की बनी हुई वस्तु है उसको हम लोग विदेश में बेचेंगे तो वहाँ के जो हम लोगों को पैसा जो अधिक मात्रा में जो वहाँ पे जो है मुद्रा का मूल्य अधिक होता है वो हमको पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मान लीजिए कि राजकोषीय जो घाटा है उसमें कमी आएगी, पैसा में अधिक मात्रा में मिलेगा सरकार को, तो सरकार का जो घाटा है वो मतलब घाटा पूरा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समव्यवहार कार्य बोलेंगे। अधिकृत आरक्षित निधि में वृद्धि को कुल अदायगी अधिक के संतुलन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोल रहा है कि मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए। यदि आपको घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तुओं के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन सी वस्तु दर अधिक प्रासंगिक होगी? देखिए मौद्रिक विनिमय दर वह विनिमय दर है जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसी से संबंध में औसत शक्तियों को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब हमारे देश की मुद्रा में अन्य देश की मुद्रा में जो करेंसी में अंतर है उसको मापने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अन्य शब्दों में यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। इसके विपरीत वास्तविक विनिमय दर वह है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। यह वह विनिमय दर है दर से जो स्थिर कीमतों पर आधारित होने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। किसी भी एक समय पर घरेलू वस्तु खरीदने के लिए मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपलब्ध होती है। ठीक है, समझिएगा। इजी क्वेश्चन सारा पढ़ लें एक बार, आपको समझ आएंगे। ठीक है, डायग्राम वगैरह जो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा उनको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 5 वाला कि स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए। इसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए क्या बोला, डेविड ह्यूमस नामक एक अर्थशास्त्री ने 1752 में इसकी व्याख्या की थी कि किसी प्रकार स्वर्णमान के अंतर्गत स्वचालित युक्ति के से अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता था। इनके अनुसार यदि सोने के भंडार में कमी हुई तो सभी प्रकार की कीमत और लागत के अनुपात में कमी होगी। मतलब उस समय सबसे अधिक मूल्य में कौन था? सोना था। कि सोने की कीमत में अगर कमी हुई तो जितनी भी वस्तु है देश के अंदर प्रचलित जो है उन सब की मूल्य में कमी आएगी। ठीक है, किसने बोला? डेविड ह्यूम ने बोला था। उसके अनुसार यदि सोने के भंडार में कमी हुई तो सभी प्रकार की कीमतों और लागतों के अनुपात में कमी होगी और इसके फलस्वरूप घरेलू वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाएगी। मतलब जो किसी देश की वस्तु है वो विदेशी वस्तु की तुलना में क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, उनका मूल्य कम हो जाएगा। ठीक है,
तदनुसार आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। जिस जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था आयात कर रही थी और सोने में उसको भुगतान कर रही थी, उसकी कीमतों और लागतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अतः उनका महंगा निर्यात घटेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था से आयात बढ़ेगा। इस प्रकार धातुओं के कीमत तंत्र द्वारा सोने की क्षति उठाकर अदायगी संतुलन में सुधार लाना होता है। अर्थव्यवस्था हित होता है। सापेक्षित कीमत पर जब एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य की पुनर्स्थापना नहीं होती है, तब एक प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को अनुकूलन व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को समकक्ष लाता है। इसी संतुलन की प्राप्ति के बाद शुद्ध सोने का प्रवाह नहीं होता और आयात निर्यात संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार स्वचालित साम्य तंत्र के द्वारा स्थिर विनिमय दर को कायम रखा जाता है। ठीक है, समझिएगा आप लोग का इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ क्लास को लंबी नहीं करें आज हम लोग, क्योंकि आप लोग ना क्या करते हो, मैंने जो कल क्लास बनाई थी वो आपको लगभग उसमें पूरा चैप्टर करवाया था, तो आप देखने में उसको क्या करते हो कि इतनी बड़ी क्लास को आप देखते नहीं हो। ठीक है, तो मैं आज ये क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कारण ये है कि आप लोगों को क्या है, ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आप लोगों को वो चाहिए कि 5 क्वेश्चन मैं आपको रोज़ का बताऊँ, 5 क्वेश्चन आप पर डे याद कर लो, आप लोगों के लिए वो अच्छा लगता है सोचकर। तो मैं आज 5 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। कल की तारीख में जो है वो हम अर्थशास्त्र पूरी कर लेंगे, पूरा मैं सिलेबस आप करवा दूंगा। उसके बाद मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं 30 दिन में एक सब्जेक्ट उठाऊँ, उसका NCERT हो चाहे किसी बुक का हो या कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बनते वो पूरा खत्म करके रख देंगे। तो 3 महीने में हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे 90 दिन के अंतर्गत। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।